नमस्कार। एएमवी नेटवर्क पर चुनाव पर खास देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान जारी है। 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। आम चुनाव के चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों, तेलंगाना की 17 सीटें, उत्तर प्रदेश की 13 सीटें, महाराष्ट्र की 11 सीटें, पश्चिम बंगाल की 8 सीटें, मध्य प्रदेश की 8 सीटें, बिहार की 5 सीटों पर मतदान हो रहा है। मतदान के लिए लोग सुबह से ही मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। बता दें कि आंध्र प्रदेश में आज सभी 25 लोकसभा सीटों पर, सभी 175 विधानसभा सीटों पर भी मतदान किया जा रहा है। सुबह 11 बजे तक 24.87% वोटिंग हो चुकी है, जिसमें सबसे अधिक वोटिंग पश्चिम बंगाल में हुई, जहां अब तक 32.78% मतदान हुआ है। तो वहीं महाराष्ट्र में सबसे कम वोटिंग हुई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब तक 27% से अधिक मतदान हो चुका है। तो 10 राज्यों की 96 सीटों पर आज वोटिंग जारी है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर वोटिंग जारी है, तेलंगाना की 17 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर, महाराष्ट्र की 11 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर, बिहार की 5 सीटों पर और झारखंड की 4 सीटों पर, उड़ीसा की 4 सीटों पर और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर आज वोटिंग जारी है। साथ ही साथ आपको तस्वीरें दिखाते जा रहे हैं। तमाम तस्वीरें जो हैं वो चुनावी दौर में सामने आ रही हैं। जल संसाधन मंत्री जो कि वोट डाल चुके हैं, इसी के साथ ही साथ बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी भी वोट डालकर आए हैं। जितिन प्रसाद भी वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें सीएम अमित एमपी से वो भी वोटिंग डालकर आए हैं और साथ ही साथ मोहन यादव ने भी वोट डाला है। गिरिराज सिंह की तस्वीरें भी हम साफ तौर पर दिखा रहे हैं और साथ ही साथ आपको बता दें बेगूसराय से वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि हॉट सीट मानी जा रही है और मुकाबला काफी टक्कर का है। वहीं इस बार के चुनावी मैदान में 5 केंद्रीय मंत्री और 2 पूर्व क्रिकेटर, इसके साथ ही 1 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 फिल्म अभिनेता की जो साख है वो दांव पर लगी है। अगर मैं 5 केंद्रीय मंत्रियों की बात करूं तो नित्यानंद राय जो कि उजियारपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, गिरिराज सिंह जो कि बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे हैं, अजय मिश्रा टेनी जो कि खीरी से चुनाव लड़ रहे हैं, अर्जुन मुंडा जो कि खुंटी से चुनाव लड़ रहे हैं और जी किशन रेड्डी जो कि सिकंदराबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं 1 पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो कि कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं और आपको बता दें कि 12 साल बाद अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार ये माना जा रहा है कि कन्नौज की सीट पर जीत पाना समाजवादी पार्टी के लिए आसान है, क्योंकि खुद अखिलेश यादव वहां से उतरे हैं। इसके साथ ही साथ इटावा सीट जो है उस पर भी ये माना जा रहा है कि वो भी इस बार बीजेपी के हाथों से जा सकती है और वो भी इस बार समाजवादी पार्टी के खाते में आ सकती है, क्योंकि इटावा सीट पर 26.85% दलित आबादी है और यहां सपा की ट्रेडिशनल वोट बैंक के दलित बिरादरी को साधने की पूरी कोशिश यहां पर दिखाई दे रही है। इसलिए 2 सीटें कन्नौज और इटावा, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये सपा की तरफ बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं यूपी की 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी जो है वो मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है और 7 सीटों पर भाजपा और समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर है। साथ ही साथ आपको ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कानपुर, हरदोई, शाहजहांपुर और लखीमपुर खीरी से, जहां पर आपको वोटिंग के लिए लोग जो है वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो मतदाता हैं वो अपने मत का इस्तेमाल करते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ आपको वोटिंग प्रतिशत भी हमने बताया कि किस राज्य में कितना वोटिंग प्रतिशत हुआ और इसके साथ ही उड़ीसा जो है उसका दौर भी बहुत ज्यादा दिलचस्प यहां पर होने वाला है। वहीं इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पॉलिटिकल एडिटर के राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी से खेमचंद्र वर्मा प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ गए हैं, अनवर मिर्जा प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले खेमचंद्र जी, मैं आपके पास आते हुए, बीजेपी ने 400 पार का टारगेट सेट किया है और अभी तक 3 चरण के चुनाव जो हो चुके हैं और चौथा चरण का चुनाव अभी जारी है। क्या लगता है आपको 400 पार का जो टारगेट सेट किया है वो पाना कितना आसान है आपके लिए? देखिए, जनता के आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो काम किए हैं
उसकी वजह से हम लोग अपने टारगेट की तरफ बहुत अच्छे तरीके से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हर जगह आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का समर्थन है, हर जगह मोदी मोदी हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में अभी मैं आपकी उसमें देख रहा था रिपोर्ट में कुछ सीटों की आप कहने की समाजवादी पार्टी जीतेगी, हाथरस की सीट का आपने दिया था। मैं आपको गारंटी देता हूँ भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने जा रही है, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। आप देखेंगे जनता के पास जाएंगे तो जनता को फ्री राशन का लाभ मिला है, वैक्सीन का लाभ मिला है, घर का जो नल से जल है उसका लाभ मिला है, पीएम किसान के माध्यम से जो लगातार मदद मिल रही है उसका लाभ मिला है, जो हमारे किसान भाई हैं उनको फसल बीमा मिला है। अगर कहीं भी कभी भी कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत होती है, बारिश हो जाती है, ओले पड़ते हैं, तो उनको कंपनसेशन मिलता है। युवाओं का स्किल मैप किया गया है, युवाओं का पूरा डेटाबेस प्रिपेयर किया गया है, युवाओं को स्किल किया जा रहा है, अपने स्किल किया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा है कि हर जगह लैंड के जो प्राइस है 5 से 10 गुना बढ़ गए हैं, क्योंकि बाहर के लोग इन्वेस्टर अपने काम धंधे वहां पे खड़े कर रहे हैं। और हमारे जो रिलीजियस टूरिज्म उत्तर प्रदेश में है बहुत ज्यादा बड़ा है। तो मैं आपको कह सकता हूँ, और आज हमारी जो संस्कृति का संवर्धन है, या अयोध्या का मंदिर हो, काशी का मंदिर हो, मथुरा हो, हर जगह डेवलपमेंट हो रहा है। ये सब चीजें हमारे उत्तर प्रदेश वासियों को भा रही है, डबल इंजन की सरकार भा रही है, योगी मोदी की सरकार भा रही है। इसीलिए 80 की 80 सीटों का आशीर्वाद मोदी जी को मिलने वाला है, बीजेपी को मिलने वाला है। और 400 पार का जो हमने नारा दिया है, हम उसको तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और लक्ष्य की ओर है। अगले सवाल के साथ मैं अनवर आपके पास आना चाहूंगी। जो कांग्रेस जो है वो इस बार अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है और खास करके यूपी में ये दावा ठोका जा रहा है कि इस बार यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो गोल खिलाएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरी आवाज आ रही है जी? देखिए, हम जनता के पास मुद्दों को लेकर जाएंगे और मुद्दों की बात भारतीय जनता पार्टी तो कर नहीं पा रही। प्रवक्ता साहब अभी बैठे थे, मोदी जी मोदी जी मोदी जी कह रहे हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी चल रहे, खाली योगी जी तो चलेगा नहीं, वहां पर जो इनके और मंत्री हैं उनका काम तो चलेगा नहीं, खाली मोदी जी करेंगे। मोदी जी की गारंटी फेल हो चुकी है। मैं इनको बता दूं, यूपी के अंदर चौथे चरण का मतदान होने जा रहा है, वोटिंग परसेंट कम होता जा रहा है। ये इनसे पूछिए कि वोटिंग परसेंट कम क्यों हो रहा है, पहले से वोटिंग परसेंट बढ़ना चाहिए, कम क्यों हो रहा है? तो इसका मतलब इन्होंने विकास और काम नहीं करा। जनता को बेवकूफ बनाने का जो जुमलेबाजों की सरकार, ये मोदी जी की सरकार, इन्होंने क्या कहा 2013 में? सिलेंडर सस्ता, पेट्रोल सस्ता, डीजल सस्ता, 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख लोगों को घर देंगे। ये बात तो नहीं करेंगे। पाकिस्तान की चर्चा करेंगे, मंगलसूत्र की चर्चा करेंगे, हिंदू मुसलमान की चर्चा करेंगे, विकास की चर्चा नहीं करेंगे। तो जनता इनसे प्रस्त हो चुकी है। 2024 में मोदी जी जाने वाले हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है। ठीक है, क्योंकि अब जुमलेबाजी और ये झूठ की जो सरकार थी, ये अब नहीं चलेगी। ठीक है। अगले सवाल के साथ के राणा मैं आपके पास आना चाहूंगी। 96 सीटों पर जो वोटिंग जारी है उसमें 12 हॉट सीट है, उसके बारे में जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए, अगर उत्तर प्रदेश से हम शुरू करें तो कन्नौज सबसे पहले सीट आएगी। अखिलेश यादव वहां से लड़ रहे हैं और बीजेपी की तरफ से सुब्रत पाठक हैं। देखिए, पिछली बार पाठक ने चुनाव जीता था, जबकि अगर 1999 से अभी तक देखें तो वहां 7 बार चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से 6 बार समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। 2019 में वो सीट समाजवादी पार्टी के हाथों से गई थी। लेकिन इस बार जब अखिलेश यादव फिर से चुनावी मैदान में आते हैं और कन्नौज से चुनाव लड़ते हैं, तो वहां के अगर समीकरण को समझने की कोशिश करें तो थोड़ा से नेता तो वहां से नाराज हैं, लेकिन उसी को लेकर लगातार अपनी रैलियों में, अपने भाषणों में और लगातार अखिलेश यादव जब कन्नौज पहुंचे तो उन्होंने अपने स्थानीय नेताओं को समझाने बुझाने का काम किया और उन्हें काफी हद तक समझा भी लिया। और लगातार जो उनको बुलाने का कारण बताया जा रहा था कि अगर अखिलेश यादव आते हैं तो सीट मजबूत होगी और उससे सीटों पर भी असर पड़ेगा। इसीलिए अखिलेश यादव वहां पहुंचे। और देखिए, अगर कन्नौज सीट को समझने की कोशिश करें तो यादवों की संख्या बहुत ज्यादा है और यादव और मुस्लिम को मिलाकर ही वहां चुनाव जीतने की का जो अभी तक का समीकरण कहता है वो रहा है कि इसी वजह से वहां समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती चली आई है। फॉर्मूला काम कर जाता है, यानी कि मुस्लिम और यादव एक हो जाते हैं, तो फिर से अखिलेश यादव की सीट को नहीं रोका जा सकता है और सीधे तौर पर वो अपनी सीट को क्लियर कर लेंगे। अगले सवाल के साथ मैं खेमचंद आपके पास आना चाहूंगी।
आज भी देखा गया है कि पश्चिम बंगाल जो है वो पश्चिम बंगाल में आज भी हत्याएं हुई। आपको बता दें कि वोटिंग से पहले देर रात टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या की गई। समर्थकों पर बम धमाके का आरोप जो है वो टीएमसी की तरफ से लगाया गया है। दुर्गापुर में भाजपा और टीएमसी समर्थकों के बीच में झड़प हुई। बीरभूम में भाजपा ने टीएमसी समर्थकों पर अपने स्टॉल के तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है। तो पश्चिम बंगाल जो है वो किस दिशा में जा रहा है और आपको क्या लगता है बीजेपी इस बार कितना कमाल वहां पर दिखा पाएगी? संदेश खाली भी वहां पर एक बड़ा मुद्दा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वहां पे 30 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है, इसीलिए टीएमसी घबराई हुई है, परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, इसीलिए अपने गुंडों को उन्होंने एक्टिव किया हुआ है। साथ के साथ जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी उनके जो चहते हैं उनको उन्होंने एक्टिव किया हुआ है और वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स को डराने धमकाने का कोशिश कर रहे हैं। वो जो वहाँ पे आम जनता है उनको डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी को वोट ना करें, लेकिन वो डरा नहीं पाएंगे, धमका नहीं पाएंगे। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने विश्वास दिया है कि हम पश्चिम बंगाल की जनता के साथ खड़े हैं, हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं, हम लगातार आपकी मदद करेंगे, लगातार आपके संघर्ष में हम आपके साथ खड़े हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहां पे सेंट्रल रिजर्व फोर्सेज गई हुई हैं, सेंट्रल रिजर्व फोर्सेज सभी की सुरक्षा करेंगी और इलेक्शन के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे एमपी वहां से जीत के आएंगे, 30+ एमपी वहां से जीत के आएंगे, केंद्र में स्ट्रॉन्ग सरकार बनेगी, तो दीदी को जिस तरीके से दीदी अत्याचार पश्चिम बंगाल में कर रही हैं उनको रोकना पड़ेगा और स्टेट में भी डबल इंजन की सरकार बनेगी, ये सुनिश्चित हो चुका है। मुस्कुरा रहे हैं अनवर को, शायद ये बातें खोखली लग रही हो। अनवर को तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, अनवर को तो यूपी भी समझ में नहीं आएगा। वो सोच रहे हैं कि अखिलेश जी जो पहले डरे हुए थे उनको उन्होंने तैयार कर लिया लड़ने के लिए, तो मैनपुरी जीत जाएंगे। मैनपुरी दूर दूर तक नहीं जीत पा रहे, हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं और वैसे हाथरस तो दूर दूर तक उनके हाथ नहीं लगने वाला। पूरा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जो ब्रज क्षेत्र है, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाला। मैं खुद ब्रज क्षेत्र से आता हूँ, लोगों को फायदा हुआ है, लोग देख रहे हैं, लोग उस जिसकी लाठी उसके भैंस वाले उसमें राज में नहीं जाना चाहते। वो जो दबंगई जो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग गुंडाई करते थे उस समय में नहीं जाना चाहते। आज वहां पे लैंड ऑफ द लॉ रूल करता है, आज वहां पे लॉ की सरकार है, आज वहां पे ऐसा नहीं है कि जो दबंग हैं, माफिया हैं। ठीक है, अनवर जी इसका जवाब देना चाहते हैं और उसके साथ मेरा एक सवाल और है। कांग्रेस बहुत कमजोर स्थिति में रही है ओडिशा में, इस बार भी है। पिछली बार तो एक सीट उसने जीत ली थी, इस बार वो भी मुश्किल लग रही है, उस पर भी जवाब दीजिएगा। चिंता छोड़ दीजिए उड़ीसा की कहेगी, आप सवाल पूछिए इनसे कि मणिपुर तक देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए। अरे मणिपुर भी तो इन्हीं का हिंदुस्तान का क्षेत्र है भाई। मणिपुर की जनता के पास चले जाओ, उनसे भी कह दो भाई हम प्रचार करने आ रहे हैं। मणिपुर में प्रचार नहीं करेंगे, मणिपुर की जनता से जाके नहीं पूछेंगे, लेकिन इनको बंगाल की चिंता है, इन्हें बंगाल की टेंशन है। अरे भाई बलात्कारियों को टिकटें देते हो, आरोप घोषित हो गया बृजभूषण के ऊपर, कब उसको बाहर निकालोगे भाई? कब उनको घोषणा पत्र से करोगे बाहर? कब उनको कहोगे जी आपको हम बाहर निकाल रहे हैं? ये देश के प्रधानमंत्री महिला 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 कहते हैं और महिलाओं की पहलवानों के ऊपर जो अत्याचार हुआ और अब तो मुकदमा दायर हो चुका है बृजभूषण के ऊपर, तो कब बृजभूषण को हटाएंगे? मणिपुर की कब बात करेंगे? देखिए अनवर जी, महिलाओं पर तो आप पर भी काउंटर क्वेश्चन किया जा सकता है। महिलाओं पर जो आपकी पार्टी के द्वारा तमाम नेताओं की टिप्पणियां जो है वो महिलाओं के ऊपर की गई हैं। खुद राहुल गांधी ने ऐश्वर्या राय के ऊपर की। झारखंड का केस आपको याद है, संदेश खाली पे एक भी ट्वीट जो है वो है प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने से नहीं आया। तो प्लीज ये देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, आपके न्यूज चैनलों पर चला था। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं विधवा, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड। ये शब्द देश के प्रधानमंत्री के मुंह से अच्छे लगते हैं क्या? एक ही आप लोगों को सवेरे से शाम तक मीडिया हो या देश के प्रधानमंत्री हो, बीजेपी हो, सिर्फ कांग्रेस 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 का 75 साल। मैंने तो दोनों पक्षों की बात रखी है। आपने बीजेपी पर जैसे ही सवाल उठाया तो मैंने कहा एक बार आप भी देख लीजिए। देश के प्रधानमंत्री भी विचार करिए ना। देश के प्रधानमंत्री ने 100 करोड़ वही मैंने तो यही बोला ना कि हर एक पार्टी इस मामले में आगे है। ऐसी कोई पार्टी नहीं बची है जिसने महिलाओं पर विवादित टिप्पणी ना की हो। अगले सवाल के साथ मैं के राणा आपके पास आना चाहूंगी। बीजेपी को ओडिशा में पीएम मोदी की इमेज और बीजेडी की दोस्ती से कितना फायदा होगा? देखिए, लेकिन उससे पहले मैं दोनों प्रवक्ताओं की बात का जवाब दे दूं, क्योंकि जिस तरह से नारी सुरक्षा की बात की तो इससे कोई भी पार्टी अच्छी नहीं है। दावे सभी करती हैं
लेकिन हकीकत से सभी पार्टियां बहुत दूर नजर आती हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात खेमचंद शर्मा कर रहे थे तो हाथरस याद आता है, उन्नाव याद आता है, बुलंदशहर में गोकशी में पुलिस वाले की हत्या हो जाती है वो याद आता है, लखनऊ में एप्पल के मैनेजर की मौत हो जाती है वो याद आता है। ये तमाम चीजें हैं जो अभी भी याद आती हैं। ऐसे ही आपने बात गिना ही दी कांग्रेस को लेकर भी, लेकिन अब बात करते हैं ओडिशा को लेकर आपने पूछा। देखिए वहां अगर आप उसकी बात करेंगे ओडिशा की, तो बीजेडी और बीजेपी दोनों को वहां थोड़ा सा मित्रता के रूप में देखा जा रहा है और जनता ने वहां की बड़े स्पष्ट तौर पर इस बात को कह दिया है कि अगर केंद्र में चाहिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अगर राज्य में बात करेंगे तो उन्हें नवीन पटनायक पसंद है। उसके पीछे के कारण नवीन पटनायक की जो सरकार की योजनाएं हैं वो बड़े ही रूट लेवल पर चल रही हैं और उसमें बच्चे के जन्म लेने से लेकर किसी व्यक्ति के मर जाने के अंतिम संस्कार तक की सुविधाएं हर योजना में किसी न किसी तरह से है। जो आर्थिक तौर पर कमजोर है, नवीन पटनायक उनको 2000 रुपए अंतिम संस्कार के लिए भी देते हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं तो बच्चा होने से पहले 5,000 रुपए और उसके बाद बच्चा होने के बाद 5,000 रुपए दिए जाते हैं, यानी कुल मिलाकर 10,000 रुपए दिए जाते हैं। और इसी तरह से हेल्थ को लेकर भी जो लोगों ने वहां कहा कि सरकारी अस्पतालों में या प्राइवेट अस्पतालों में जाकर इलाज कराया जाता है और हेल्थ कार्ड दिया जाता है, पूरा खर्च सरकार उठाती है। बीजेपी और इसको अगर आप देखें तो बीजेपी और बीजेडी पहले गठबंधन में भी रहे हैं, यानी कि दोनों में मित्रता जैसा भाव है, इसलिए बहुत ज्यादा तीखा ना तो नवीन पटनायक बीजेपी के लिए बोलते हैं और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बस हाल ही में अभी 1-2 रैलियों में जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीन पटनायक पर निशाना साधा, लेकिन वो भी उतना तीखा नहीं था जितना कांग्रेस या फिर ममता पर या बाकियों पर जिस तरह से निशाना साधते हैं उस तरह का नहीं रहता है। तो इसलिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जनता को भी समझ में आता है। ऐसे हैं जो प्रभावी साबित होने वाले हैं बीजेपी की तरफ से जो उठाए गए हैं। खेमचंद, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, रिपीट करेंगे। मेरा सवाल ये था कि मुद्दे जो हैं वो बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, एक अहम रोल प्ले करते हैं, हर एक पार्टी के अपने अपने मुद्दे हैं। आपको क्या लगता है बीजेपी के वो कौन से मुद्दे हैं जिनके तर्ज पर ये चुनाव जीता जा सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा है, वो है विकास का मुद्दा, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का मुद्दा, महिलाओं का उत्थान करने का मुद्दा, युवाओं को उत्थान करने का मुद्दा, युवाओं को एम्पावर करने का मुद्दा, किसानों को एम्पावर करने का मुद्दा और गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने का मुद्दा। और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये 4 वर्ग एक स्पेशल कास्ट बताई जिसपे उनका फोकस रहेगा और चारों पे वो काम कर रहे हैं। हमारा जो संकल्प पत्र है वो भी दिखा रहा है, जिस तरीके से हमने 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया है, हम 3 करोड़ और बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ घर दिए, पक्के मकान बना के दिए और उनका ओनर किसको बनाया, मालिक किसको बनाया, बहनों को बनाया, उनको सशक्त किया है। ऐसे ही हम और घर बना के देंगे। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उन्होंने जिस तरीके से आपको बताया कि 1 करोड़ से बहनों को उन्होंने मदद दी, वैसे ही 1 करोड़ परिवारों को जीरो बिल के साथ, क्योंकि हम लोगों ने पूरा बजट प्लान कर लिया है, सोलर प्लांट स्टेब्लिश करेंगे, उसकी सब्सिडी देंगे और जीरो बिल के साथ बिजली देंगे। साथ के साथ ज्यादा बिजली प्रोड्यूस होती है तो उसको बेच कर पैसा भी कमा सकते हैं। इसका पूरा हम लोगों ने टारगेट किया है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किसानों को एम्पावर करने के लिए लगातार हम 150 से 250% जो कॉस्ट है उसके ऊपर प्राइस और देंगे और हम एक्विजिशन भी जितना खरीदारी होती है उपज की उसकी लगातार हम जारी रखेंगे और उसको बढ़ाते रहेंगे। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हर खेत तक पानी पहुंचे उसकी व्यवस्था की है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ये व्यवस्था कर रहे हैं कि किसान की अगर किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से कोई भी दिक्कत होती है तो जो फसल योजना है, फसल बीमा है, उसके माध्यम से उनको कंपनसेशन मिले। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे विशेष जोर दे रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होता है तो उसके वायरल इफेक्ट होते हैं और उससे मल्टीप्लाई इफेक्ट इकोनॉमी में चलते हैं और उससे बहुत सारे रोजगार पैदा होते हैं। ठीक है, अनवर इसका जवाब देना चाहते हैं। और अनवर, आपसे एक सवाल मेरा और भी है। महाराष्ट्र में 11 सीटों पर आज वोटिंग जारी है और पिछले दिनों नाना पटोले ने जो बयान दिया है उस बयान से सियासत भी गर्मा गई है। राम मंदिर का जो मुद्दा है, राम के स्वरूप पर जो उन्होंने उंगली उठाई थी, वो मुद्दा भी गर्मा गया है। क्या लगता है आपको इस बार की जो वोटिंग में उसकी जो हानि है वो झेलनी पड़ेगी? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस मजबूती के साथ जीतेगी क्योंकि बीजेपी ने जो वहां काम किया, शिवराज चौहान ने इनको जिता के रखा और इन्होंने उनको हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाया। इसका फायदा जरूर हमें मिलेगा, ये मैं बता दूं आप। और मेरे भाई बड़ी तारीफ कर रहे थे मोदी जी की, बहुत तारीफ कर।
अरे भैया 750 किसान मर गया, 1 साल किसान रोडों पर बैठा रहा, एमएसपी आप वापस नहीं ले पाए। आप जिन किसानों के लिए कीले ठोक दो, जिन किसानों के लिए बड़े बड़े टैंकर बना दो कि वो दिल्ली तक ना आ सके, अपनी बात ना रख सके, आप किसानों की बात तो करो मत। हरियाणा के अंदर किसान आपके खिलाफ है, पंजाब में आपके खिलाफ है, राजस्थान में आपके खिलाफ है, मध्य प्रदेश में आपके खिलाफ है, यूपी में किसान आपके खिलाफ है, और हर जगह वीडियो चल रही है। इतनी ऐसी वीडियो जहां से आपके नेताओं को भगाया गया है। किसान कह रहे थे उस टाइम कीले आपने लगाई थी, आज कीले हम अपने गांव के अंदर लगा रहे। तो किसानों की बात तो करें ना। महिला सुरक्षा की बात जो आपने करी, महिला सुरक्षा का हमने आपका देख लिया, हाथरस देखा, लखनऊ देखा, पहलवानों के साथ जो अत्याचार करा वो देखा। अभी तक ब्रिजभूषण को आप हटा नहीं सके, ये आप देखिए कितना आपको दबंगी दबा है, क्योंकि तो यूपी का इलेक्शन जीतना, इसलिए ब्रिजभूषण को आप हटा नहीं सकते हैं। बेरोजगारी की बात, रोजगार परेशान है, 2 करोड़ नौकरियों की बात करी थी, वो झूठा जुमला निकल गया, 15 करोड़ इनका बेकार चला गया। मैडम, जनता के बीच में जाएंगे, इंडिया गठबंधन सिर्फ अपनी बात को रख रहा है, जो जनता के वादे थे वो कब पूरे होंगे, कोई पूरे नहीं हो रहे। 80 करोड़ को राशन फ्री दे रहे हो, अरे कहां से फ्री दे रहे हो? आप पूरी स्क्रिप्ट लिखकर आए हैं और उस स्क्रिप्ट को बोलते जा रहे हैं। नाना पटोले को लेकर मेरा सवाल था, उस पर आपने जवाब नहीं दिया। खैर, अगले सवाल के साथ में के राणा आपके पास आते हुए, सीटों का समीकरण क्या इशारा कर रहा है, किसकी जीत हो रही है? मैं सबसे बड़ी बात और बता दूं, इस बार जो कैंडिडेट है वो 17 है इन 96 सीटों पर, 170 केवल महिलाएं हैं। बीजेपी ने भी बड़ा राग अलापा था कि वो महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं और महिलाओं के बड़े हितैषी हैं। आरक्षण तो जब लागू होगा, लेकिन सोचे अगर सभी पार्टियां जो महिलाओं की हितैषी बनती हैं और इन 96 सीटों पर केवल 170 महिलाएं कैंडिडेट हैं, केवल 10%, तो इसी से आप इस बात को समझ सकते हैं कि महिलाओं की हितैषी कितनी है। रही बात सीटों के समीकरण की, तो 42 सीटें पिछली बार 2019 में बीजेपी के पास थी इन 96 सीटों में से। लेकिन अगर इस बार को देखा जाए तो इस बार बीजेपी की सीटें बढ़ती हुई नजर कम आ रही हैं। अगर 42 की 42 पर रहे तो शायद बीजेपी के लिए ज्यादा बेहतर हो जाएगा, बाकी 1-2 सीट घटने की उम्मीदें नजर आ रही हैं। भाई, अगले सवाल के साथ खेमचंद मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने ये कह तो दिया कि 80 की 80 सीटें यूपी में बीजेपी जीतने वाली है, लेकिन सपा परिवार अब एकजुट है। इसका फायदा इटावा और कन्नौज सीट पर मिलता हुआ दिख रहा है, इससे आप नकार नहीं सकते हैं। सवाल यह है कि इसके लिए आपके पास काट क्या है? आपने सही कहा, मुलायम सिंह परिवार एक साथ है। सपा परिवार का मतलब मुलायम सिंह जी का परिवार, 4-5 सदस्य उनके परिवार के चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये पार्टी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये किसी समाज को भी रिप्रेजेंट नहीं करती, प्रदेश को तो छोड़िए। तो इनके साथ कोई नहीं है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सबके लिए काम करते हैं। जो 24 करोड़ उत्तर प्रदेश वासी, उनके लिए योगी जी और मोदी जी काम कर रहे हैं, वो उनको परिवार मानते हैं। इनका जो अपना परिवार है, जो ब्लड रिलेशन है, वही अपना परिवार है। बाकी लोग तो सिर्फ वोट बैंक है, सिर्फ यूज और थ्रू वाली बात है। तो अब ऐसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ कोई भी जाना नहीं चाहता, और उनको पता है इनका कोई भी फायदा भी नहीं, यूटिलाइजेशन नहीं है। लोकसभा में 1 सीट 2 सीट 4 सीट दे के इनको अननेसेसरी आप भाग दे रहे हो। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मजबूत करो। जब वो मैक्सिमम सीटें जीत रहे हैं, 400 के पार जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश ने तय कर लिया है कि हम सब सीटों पे मोदी जी को अपने दिल में जगह दी है और किसको जनता सत्ता की कुर्सी पर बिठाना चाहती है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMV नेटवर्क।